देखो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण जो कि आपका पहला चैप्टर है, तो इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, उसको किस तरीके से संतुलित किया जाता है ना, कैसे लिखा जाता है, और उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम पढ़ रहे थे। इसमें से 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हमने पढ़ी। इसमें हमने सबसे पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया पढ़ी। कोई बताएगा संयोजन अभिक्रिया क्या है? बताओ। दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो भी संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो संयोजन अभिक्रिया में संयोजन का अर्थ ही होता है जुड़ना। ठीक है, संयोजन का मतलब वो जुड़ना है, यानी कि जोड़ेगा कौन? जब दो चीज़ें होंगी है ना तो जुड़ेंगी, तो इसका मतलब है दो जो है अभिकारक जो रहेंगे वो जुड़ करके और एकल उत्पाद यानी एक ही जो दूसरी तरफ बन के आएगा रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान के बाद, वो एकल उत्पाद रहेगा। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? आपकी संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, ये कल था। आज हमको पढ़ना है दूसरा वाला, वो है आपका वियोजन अभिक्रिया। ये है वियोजन अभिक्रिया, यानी कि इसको अपघटन की अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो वियोजन शब्द सुन रहे, बैठ जाओ बेटा। वियोजन का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? हाँ, वियोजन का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं वियोजन? हाँ, वियोजन का मतलब है, पहली बार तो बैठ के मत बोला करो बेटा, खड़े होकर बोला करो। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। ठीक है, तो वियोजन का आप अर्थ भी ऐसे जब नोट्स बनाइए तभी लिखिए। वियोजन का अर्थ है टूटना, यानी आपने समझ के लिखा उस चीज़ को, टूटना। अब यानी कोई चीज़ टूट रही है तो क्या, जैसे अब ये चीज़ है, ठीक, टुकड़े में होगी तो क्या होगा, वो दो भागों में बटेगी। यानी कि क्या हुआ कि इसमें एक चीज़ यानी एकल अभिकारक रहेगा। एकल अभिकारक जो है वो टूट कर छोटे छोटे उत्पादों में अगर बदलता है तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ये जस्ट संयोजन का बैठ दो लोग ये जो वियोजन अभिक्रिया है वो संयोजन अभिक्रिया का एकदम उल्टा है। यानी कि संयोजन में क्या हो रहा था, दो लोग जुड़ करके एक बना रहे थे, इसमें एक जो है अभिकारक वो टूट करके और दो या दो से ज़्यादा जो है वो भागों में टूट जा रहा है। भाई कोई चीज़ टूटेगी तो हो सकता है दो या दो से ज़्यादा भागों में टूटे, है ना। कुछ जैसे अब कोई चीज़ टूटती है तो उसमें आवाज़ होती है, इसमें हो सकता है कोई ऊष्मा निकले कुछ हो ना। तो संयोजन अभिक्रिया जो हमने पढ़ी थी उसके साथ साथ ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी पढ़ी थी ना, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी नोट कर लीजिएगा, उसके एग्जाम्पल भी आप पढ़िएगा। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या हो रहा था? उत्पन्न हो रही थी, है ना। तो और इसी में आगे हम पढ़ेंगे आगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, लेकिन अभी हम वियोजन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें देखो फेरस सल्फेट का जो है वो क्रिस्टल के रूप में हमने लिया है और उसको क्या किया है, देखो 2 ग्राम फेरस सल्फेट को क्रिस्टल के रूप में लिया है और इसके बाद जो है बर्नर की सहायता से जो है वो उसको गर्म किया है। तो जब हम उसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर देखो जो क्रिस्टल का रंग रहेगा वो कैसा है। यहाँ पर जो फेरस सल्फेट का आप जब लेंगे उसको तो उसका रंग जो होता है वो हल्का हरा हरा कलर का होगा और जैसे ही आप उसको बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे तो उसका कलर जो है वो गायब हो जाएगा। ठीक, क्या होगा? कलर गायब हो जाएगा, हरा रंग जो है वो गायब हो जाएगा। और यहाँ पर देखो वो अजीब सा जो है एक धुआं निकलेगा। धुआं जो निकलेगा या जो गैस निकल रही है तो उसको लिखा है कठिन नली के खुले सिरे को अपने पड़ोसी या अपनी ओर ना करे। तो पड़ोसी का मतलब ये नहीं है कि वो जो पड़ोस में रहता है, पड़ोसी का मतलब ये बताया गया है कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जो आपके बगल में खड़ा है नहीं कि उसकी नाक की तरफ कर दीजिए, उसमें से गैस निकल रही है जो हानिकारक है या जो जिसकी स्मेल वैसी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गैस को धीमे से जो है अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए। लिखा हुआ कि गर्म करने पर जो है करते करते गर्म छोड़ने की सही विधि किस तरीके से उसको करना है। अब यहाँ पर देखो हुआ क्या इस प्रक्रिया में, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया या ये जो है प्रक्रिया हुई क्या इसमें, ये जो फेरस सल्फेट था आपका, ये क्या है? फेरस सल्फेट हमने वो लिया था ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, केवल हम उसमें ऊष्मा दे रहे हैं यानी ऊष्मा हमने उसको दी तो वो फेरिक ऑक्साइड में बदल गया। ये हो गया आपका फेरिक, ये हो गया ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड में बदल गया यानी टूट गया, प्लस SO2 में भी टूटा प्लस SO3 में भी टूटा। यानी कि फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड में वो टूट जाता है और जो ये फेरिक ऑक्साइड रहेगा ये सॉलिड के रूप में रहेगा। लेकिन जो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो दो गैसें निकलेंगी, दो गैसें जो है वो निकलेंगी, वियोजित होंगी और ये फेरिक ऑक्साइड जो है वो ठोस के रूप में बचा रहेगा। तो हमने गर्म किया, ये हमारे पास एकल अभिकारक था, कई उत्पादों में टूट गया ना, छोटे छोटे 2 या 2 से ज़्यादा उत्पाद हो सकते हैं। तो एकल अभिकारक जब
छोटे छोटे उत्पादों में टूटता है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी आपकी? यानी कि आपका जो फेरस सल्फेट जो था वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर और अगर हम एग्जाम्पल लेके चले कि ऐसी और कौन से एग्जाम्पल है वियोजन हो रहा है जिसमें टूटना हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे चूना पत्थर लिखा हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट भी दिख रहा है आपको ना। ये जो एक तरीके से कहा जाए जो संगमरमर होता है उस तरह का समझ लीजिए ये है। अब इसको जब हम ऊष्मा देते हैं तो यहाँ पर अब संगमरमर को तो ऐसे थोड़ी कि गर्म कर देंगे थोड़ी सी गर्मने से हो जाएगा, नहीं, उसके लिए बड़ी बड़ी भट्टियाँ चाहिए हैं और उसका टेम्परेचर लगभग 700 डिग्री के लगभग जब हो जाता है, लगभग 700 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर होगा, तो जब वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा या वियोजित हो जाएगा। इसमें टूटेगा बुझे हुए चूने में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकल जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो गर्म होकर के भट्टी में बुझे हुए चूने में टूट जाता है, प्लस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये भी इसमें क्या हो रहा है, ये एकल अभिकारक है आपका और ये उत्पाद। तो एकल अभिकारक टूट रहा है दो या दो से ज़्यादा उत्पादों में, तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी? देख के पहचान सकते हैं आप कौन सी संयोजन अभिक्रिया है, कौन सी वियोजन है? संयोजन में क्या होगा, दो यहाँ दिखेंगे, यहाँ एक दिखेगा। अगर एक है दो भागों में टूट गया तो वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, समझ में भी आ रहा है सबको? किसी को कोई दिक्कत हो, कभी भी दिक्कत हो, पीछे बातचीत नहीं करना, तो वो पूछ सकता है कि हाँ मैम यहाँ पे कैसे क्या हुआ या उसको कैसे हम पहचान ले रहे हैं कि ये वियोजन अभिक्रिया है। तो नियम बता दिया, यहाँ एकल जो है अभिकारक रहेगा, उत्पाद कई रहेंगे, यहाँ दो थे वहाँ तीन थे जो हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा, इसका मतलब वो अभिक्रिया कौन सी होगी आपकी? वियोजन अभिक्रिया होगी। वियोजन मतलब वियोगित हो जा रहा है, वियोग हो जा रहा है यानी टूट जा रहा है या बिछड़ जा रहा है। अब यहाँ पर देखो और एक किया गया है, एक अभिक्रिया मतलब क्रियाकलाप किया गया है। क्रियाकलाप के माध्यम से आपके एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया कि इस तरीके से अभिक्रिया होती है, इसलिए आपको बुक में क्रियाकलाप ज़्यादा दिए गए हैं। यहाँ पर है लेड नाइट्रेट जो है वो हमने लिया है, क्या 2 ग्राम जो है क्वथन नली में लेड नाइट्रेट का चूर्ण लिया, चिमटे से क्वथन नली को पकड़ करके ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म किया। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको जब ऐसा कर रहे हैं हम तो हम देखेंगे कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो जब इसको गर्म कर रहा है लेड नाइट्रेट को एक बर्नर की सहायता से, तो यहाँ पर एक भूरा सा जो है वो आपको धुआं उठता दिखाई देगा। ठीक, तो ये धुआं उठ रहा है यानी कि इसमें कोई ना कोई अभिक्रिया हो रही है जब गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट का फार्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, बर्नर की सहायता से गर्म किया यानी तापन लिया। ठीक, या ऊष्मा दे सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये टूट गया, किसमें टूट गया, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। अब यहाँ पर जो लेड ऑक्साइड है वो आपका ठोस रहेगा जो कि आपकी परत नली में रहेगा ही। इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकल रही है। ठीक है, जो कि क्या आपको दिख रही है, भूरे भूरे रंग के धुआं के रूप में दिखाई दे रही है और ऑक्सीजन गैस निकल रही है जो कि वायुमंडल में चली जा रही है। ठीक है, यानी एक यहाँ पर सिंगल अभिकारक जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा उत्पादों में टूट रहा है। ये अभिक्रिया कौन सी हुई, वियोजन अभिक्रिया। आ रहा सबको समझ में? ठीक, तो ये आपकी वियोजन अभिक्रिया हो गई। ये भी आप लिखना है वियोजन अभिक्रिया, सीधे फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखो, ये याद करो, ये याद करो, ये याद करो, मतलब ये याद करने का मतलब है कि ये इसको पता रहना चाहिए कि लेड नाइट्रेट बोलते हैं, ये लेड ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये ऑक्सीजन। अब इसको शब्दों में आप अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है शब्दों में डिटेल करके लिख दीजिए यही चीज़। ठीक है, वो तो लिख सकते हैं और नोट्स में चाहे तो आप उतना ही लिख दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर एक और अभिक्रिया की गई है। क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए जल का विद्युत अपघटन बताया गया। कैसे, कि हमने 2 जो है वो क्या ले ली है, लोहे की रॉड ले ली है, लोहे की थी सॉरी ग्रेफाइट की। ठीक है, ग्रेफाइट की रॉड ली है या कार्बन से जो है 2 रॉड ली है, उसमें एक प्लास्टिक का मग लेकर के उसमें 2 छेद करके उसमें कार्क लगा दिया ताकि लीकेज ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर दिया है, प्लास्टिक का मग लेकर के उसमें छिद्र करके रबड़ लगा दिया गया है और इसमें जो है 2 जो है वो इलेक्ट्रोड डाल दिए गए हैं कार्बन के, जो कि ग्रेफाइट के रॉड है। समझ लीजिए, ग्रेफाइट जानते हैं आप लोग, दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है।
है। तो यहाँ पर देखो अभी इनको डाल दिया हमने और इसको क्या किया, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। 6 वोल्ट की जब बैटरी से आपने इसको जोड़ दिया तो अब इसका हो क्या रहा है इसमें कि जब इसको जोड़ दिया, अब इसमें क्या किया हमने, इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की जोड़ने के बाद जो है यहाँ तक उसमें जो है वो क्या डाला, इतना जो है वो पानी भर दिया। पानी कहाँ तक भरा कि ये पूरे जो है ये जो आपके रॉड एंड ब्लैक वाले ये पूरे जो है वो डूब जाएंगे। और उसमें कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल की जो है वो हमने क्या डाली, बूंदे डाली किसमें, पानी में। ठीक है, पानी भरा तो इसमें बूंदे डाल दी, इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदे हमने डाल दी। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी देर में कि अभिक्रिया होने लगेगी और बुलबुले से। और हाँ एक चीज़ और किया, 2 परत नली ली, उनको उल्टा करके इसके ऊपर लगा दिया, दिख रहा है 2 परत नली लगी हुई है, चित्र में समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर परत नली जब लगा दी, थोड़ी देर बाद अभिक्रिया होगी और आप देखेंगे कि यहाँ पर बुलबुले से उठ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जो बुलबुले उठ रहे हैं तो यहाँ पर इसका मतलब है कोई ना कोई गैस जो है वो बन रही है। तो अब यहाँ पर ये बात आ रही है कि भाई कौन सी गैस बन रही है। तो यहाँ पर 2 जो है इलेक्ट्रोड लिए गए हैं, तो 2 तरीके की गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस हो गया और ऑक्सीजन गैस हो गया। 2 गैसें बन रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस बन रही है। इनका अगर हम बात करें तो आप देखेंगे एक में ज़्यादा बुलबुले दिख रहे हैं, एक में कम दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि एक गैस की तुलना में दूसरी गैस जो है वो दुगनी लगभग मात्रा में निकल रही है। इसी तरीके से इसमें यहाँ पर देखो एक चीज़ और यहाँ पर है, हाँ एक और क्रियाकलाप करके समझाया गया है कि एक चाइना डिश यानी एक सफ़ेद से कलर की कांच का बाउल टाइप का होता है। ठीक है, लैब में आप लोग को दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो है चाइना डिश ली हमने, कांच का जो कटोरी देखा भी होगा आपने लैब में रखी हुई है। तो उसमें जो है हमने क्या किया, सिल्वर क्लोराइड का जो है डोज जो है वो 2 ग्राम हमने उसको ले लिया। इसका रंग हमने देख लिया कि भैया इसका रंग जो है वो कैसा है। अब इसको क्या किया, सूर्य के प्रकाश की खिड़की खोल दी और धूप में सीधे सीधे रख दिया। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमने सिल्वर लिया, सिल्वर मतलब समझ लो चांदी है ना, तो वो कैसी दिखती है, आपको सफ़ेद सफ़ेद सी दिखती है ना। तो यहाँ पर सफ़ेद जो रहेगा वो रंग जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर टाइप का हो जा रहा है, धूसर रंग का हो जा रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ अभिक्रिया जो है इसमें हो जा रही है। क्या अभिक्रिया हो रही है, अगर हम उसको रासायनिक समीकरण में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, AgCl जो है आपका सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट जा रहा है। किसमें टूट रहा है, Ag में, यानी कि सिल्वर में, जो कि सॉलिड के रूप में रहेगा उस कटोरी में। ठीक है, और क्लोरीन गैस जो है वो निकल जाएगी और उसका रंग जो है वो कैसा, सफ़ेद से क्या हो जाएगा, धूसर कलर का हो जाएगा। समझ में आ रहा सबको। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो रही है, सबको समझ में आया। चांदी जो है वो आपको अलग हो जाएगी, इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, दूसरा कलर हो जाएगा ना। और यहाँ पर जो है वो सिल्वर क्लोराइड जो है वो टूट गया सिल्वर में और क्लोरीन गैस में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये जो है आपकी वियोजन अभिक्रिया हो गई। इसी तरीके से अगर हम और एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पर हम ब्रोमीन सिल्वर ब्रोमाइड के साथ में भी अभिक्रिया कर सकते हैं और उसमें भी यही होगा कि ब्रोमीन गैस निकल जाएगी। तो दोनों जो आप एग्जाम्पल बहुत आसान है, AgCl और AgBr यानी क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों लिखना है, याद हो गया आपको, एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप जितनी भी वियोजन की अभिक्रिया देख रहे हैं उसमें हो क्या रहा है, हम गर्म कर रहे हैं, है ना, यानी कि ऊष्मा क्या हम कर रहे हैं, दे रहे हैं, यानी ऊष्मा अवशोषित हो रही, देना पड़ जा रहा है। तो वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हमने 3 एग्जाम्पल देखे, एक हमने विद्युत ऊर्जा वाला देखा जिसमें बैटरी लगाई थी, एक में सूर्य का प्रकाश देखा है ना, और एक में हमने देखा ऊष्मा दे रहे हैं, बर्नर से गर्म कर रहे हैं। तो तीनों में हमें वियोजन करने के लिए क्या हो रहा है कि अभिकारक को तोड़ने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, जिसमें हमने ऊष्मा का प्रयोग किया, प्रकाश का प्रयोग किया, विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से जो है वो अभिकारक टूट गया, वियोजित हो गया। और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा या किसी भी
प्रकार की जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊष्मा अवशोषित होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, पूछा जा सकता है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या हैं। कभी कभी ये भी आ जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं क्या हैं, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से आप इनको भी आप कर सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो अब यहाँ पर आ गई आपकी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन समझा देना, तुम लोग पीछे हो थोड़ा सा। विस्थापन का मतलब कोई समझता है क्या चीज़ है विस्थापन? विस्थापित करना यानी कि विस्थापन अभिक्रिया मतलब उसने बोला विस्थापित करना। विस्थापित करने का मतलब क्या समझते हो? रिप्लेसमेंट को अगर अच्छे से समझाओ तो कोई समझा सकता है क्या है रिप्लेसमेंट? हाँ बिल्कुल सही, इसने कहा अपने स्थान से हटाकर। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हाँ, इसके लिए क्लैपिंग हो जाए भाई। ये तो अपने स्थान से हटा करके तो उसको अलग कर देना, उसके स्थान पर चले जाना। ये अभिक्रिया, ये प्रक्रिया क्या एक तरह से कहा जाए विस्थापन। अब इसमें हटा कौन सकता है? तुम इस कमरे में हो, तुम इस घर में रह रहे हो, तुमको हटा कौन सकता है? जो ताकतवर है ना, जो जिसके पास ज़्यादा ताकत है वो हटा देगा। ऐसे ही होगा ना। विस्थापित करना मतलब है कि उसको हटा करके जो ताकतवर हमेशा कमज़ोर वाले को हटा देता है, इसलिए हमेशा ताकतवर बने रहो, है ना। पढ़ाई में यानी कि ताकत में, मतलब ताकत में हम बोली मतलब ताकत में, तभी जो ज़्यादा पढ़ेगा, जो जिसका नॉलेज ज़्यादा रहेगा वो कम नॉलेज वाले को हरा देगा ना, वो फर्स्ट आ जाएगा। होता है नहीं, वो स्थान ले लेगा, उसका फर्स्ट पोजीशन ले लेगा, सेकंड वाला नीचे आ जाएगा और आप लोग पीछे चले जाओगे, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर जो देखो कि आखिर है क्या विस्थापन की अभिक्रिया। तो यहाँ पर जिन अभिक्रियाओं में अगर कोई क्रियाशील तत्व है, ज़्यादा क्रियाशील तत्व है या अधिक क्रियाशील तत्व है, वो क्या करेगा, अपने से कम क्रियाशील तत्व को जो है उसके यौगिक में से जो है वो प्रतिस्थापित कर देगा। प्रतिस्थापित मतलब ये कि उसको पूरा नहीं हटा देगा, वो उसका स्थान ले लेगा, उसको यौगिक को तोड़ देगा, उसको अकेले सिंगल कर देगा, उसके साथ जो है उसको अपने साथ में ले लेगा या उसका चीज़ जो है वो हड़प लेगा, समझ लो। ठीक, तो यहाँ पर जो है आप नोट कर सकते हैं, डेफिनेशन नोट करिए क्योंकि इसकी परिभाषा किताब में नहीं दी है। जिन अभिक्रियाओं में कोई अधिक क्रियाशील तत्व, ये दरवाज़ा लगा तो हमारे को, जिन अभिक्रियाओं में कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देता है। उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापित कर देता है, उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जिन अभिक्रियाओं में कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से प्रतिस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलो बेल बज गई, कल करते हैं इसको। जो बताया है, आज पढ़ाया गया, उसको अपनी कॉपी में नोट करना है, होमवर्क है आपका। ठीक है, और याद भी करना है।